हम रोशुई के पिता और जजमेंट हॉल के पिछले चीफ को देखते हैं, जो मूनलाइट ब्लॉसम में जी बुजाई और बाकियों के साथ एक खेल खेल रहे थे। उसमें बुजाई को हराने के बदले वो उससे सवाल करते हैं कि क्या उसने स्वर्ण स्वप्न पहले भी कल्टीवेट किया है। अभी जब हानफिंग बुजाई से आसमानी गम के तोड़ के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि वो स्पिरिचुअल वेन के साथ पैदा नहीं हुआ, ये उसे बहुत ही बाद में किस्मत से हासिल हो गया। अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है जब वो छोटी उम्र से पाताल में कैदी था, दिन रात उससे काम कराया जाता और वो बेचारा भूखा प्यासा ये सब करके थक जाया करता। एक रोज उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो वहाँ से भाग निकला, लेकिन अपने चोट की वजह से बेहोश हो गया। जब होश आई तो ये रूहानी रग अपने आप आ गई। मुचीबाई कहते हैं, देखो मैं जानता हूँ ये सारे तुम्हारे बहाने हैं, पर ये है ही ऐसी चीज जिसे कोई भी छुपाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये भी तो सोचो, अगर हर किसी की किस्मत तुम्हारी तरह चमक गई तो हमारे जिसिंग को वक्त नहीं लगेगा 6 लोक पे राज करने में। तुम्हारा स्वर्ण स्वप्न के बारे में पता होकर भी सबसे छुपाना भी एक तरह का जुर्म है। ये सब सुन रही मिंगी कहती है, ये लो अब इसे भी स्वर्ण स्वप्न चाहिए। इसकी तो ऐसे अपने हाथ को फर्श पे पटकती है कि चोट से उसकी आवाज निकल आती है। ये सुनकर दोनों ऊपर आते हैं और उसे स्टाइल में बिस्तर पे लेटा हुआ पाते हैं। मुचीबाई को शर्म के मारे मुंह घुमाना पड़ता है। बोजाई उस पे कंबल उठा देता है। हानफिंग बोलते हैं, ये वही मूनलाइट ब्लॉसम की फेरी है ना, जिसे तुम हमेशा सबसे ऊपर रखते हो, पर ये मुझे कोई साधारण फेरी नहीं लगती। क्या पता इसके पास भी रूहानी रग हो। बोजाई कहता है, क्या आप भी? लगता है चढ़ गई है। कभी आप मेरे रग की बुनियाद जानना चाहते हैं तो कभी मेरी भोली सी महारानी पे शक करते हैं। वो डुअल कल्टीवेशन का बुक उन्हें दिखाकर बोलता है, इसे मैंने ही यहाँ बुलाया था, पर आप आ गए तो कहा यहीं पे छुपे रहने। हानफिंग भी शर्म के मारे बोलते हैं, माफ करना, मेरी वजह से आप लोगों के एकांत में बाधा आ गया। उन्हें बाहर तक छोड़कर जब बोजाई वापस लौटता है तब मिंगी को फिर से तलाश करने लगता है। तभी वो वहाँ एक इंसेक्ट देखकर डर के मारे उसकी गोद में चढ़ जाती है। बोजाई उस बग को मारकर उसे कमरे में ले आता है और उसे यहाँ वहाँ टच करने लगता है। वो सोचती है ये क्या कर रहा है। इससे पहले कि ये कुछ करे वो ही उसे पकड़कर गिरा देती है और कहती है, फिक्र मत करो, मैंने किताब अच्छे से पढ़ा है, मुझे पता है नियम। इसी का फायदा उठाकर वो उसके बॉडी चेक करने लग जाती है, पर वो उसे रोक कर जाने लगता है तो फिर से पकड़ लेती है और बोलती है, आज मैं तैयार हूँ। और यहाँ वहाँ हर तरफ छूकर देख लेती है, पर स्वर्ण स्वप्न कहीं पे भी नहीं मिलता। बोजाई को भी वहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, सो वो मिंगी के ऊपर चादर उड़ाकर कहता है, मुझे तुम्हारे कपड़े पसंद नहीं आए, हम फिर कभी ये करेंगे। उसके जाने के बाद मिंगी सोचती है, जिस तरह से वो उसे टच कर रहा था, हो ना हो सोल हाइडिंग नेल्स ढूंढ रहा होगा, जिसका इस्तेमाल फेरिस के पैदाइश के वक्त उनके स्पिरिचुअल वेन को सील करने में की जाती है। वहीं बोजाई बुशियो के पास आता है जो उनके कमरे के बाहर था। वो अपने साथ लाया मूनशेड ग्रास देता है, जिसे लेकर वो सीधे हुजाओ के पास आता है, जो वुग्यू के जेल में कैद थे। उनकी बेटी रुशुई को एक लाइलाज बीमारी है जो इस मूनशेड ग्रास से ठीक हो सकती है, इसलिए बोजाई सौदा करता है। इसे वो रोशुई तक पहुंचाएगा, पर बदले में उन्हें उसे अपनी यादें देनी होगी। वो ये सौदा मंजूर कर लेते हैं। बोजाई उनकी सारी यादें लेने के बाद बुशुई को ये ग्रास रोशुई तक पहुंचाने का काम देता है। वो पूछता है, आपको कैसे पता लगा ये वही है? उसने बोला, बाकी सभी को लगा था। स्वर्ण स्वप्न एक तरह की दवाई है, सिर्फ इसी ने कल्टीवेट का वर्ड यूज किया। फिर बुशुई से मिंगी के बैकग्राउंड के बारे में पूछता है, जिसे उसने इन्वेस्टिगेट करने को फ्रीजिंग हॉट वाटर्स भेजा। उसने बताया मिंगी सच में जड़ी बूटी तोड़ने वाले परिवार से है, जो अपने माँ बाप की मौत के बाद मूनलाइट ब्लॉसम चली आई और उसके माँ बाप गहरे पाताल के पास ही जड़ी बूटी तोड़ा करते हैं और उनकी मृत्यु ब्लड पर्ल ब्लूम नामी जहर से हुई। वहीं 27 बताता है, इस तरह वॉर्म बड़ी मुश्किल से कल्टीवेट किए जाते हैं और ये किसी भी बैरियर को बड़े ही आसानी से पार कर सकते हैं। ये जरूर हानफिंग का काम है, पर मिंगी ने वहाँ 2 बग्स देखे थे। एक तो बुजाई ने मार दिया, पर दूसरा उसने पकड़ लिया जब वो उसकी गोद में थी। 27 अपनी शक्तियों से इसका कनेक्शन उसके पहले मास्टर से तोड़ देता है और यहाँ मुचीबाई को लग रहा है कि शायद बोजाई को इसके बारे में पता लग गया। वही मिंगशिन के आदमी उसे बताते हैं, ये आईना सही से काम नहीं करता, जिसपे वो बोलता है, इसे मिंगशियान के मुखौटे के अनुरूप ढाला गया है, ये कभी गलत नहीं हो सकता। वो बोलते हैं, तो फिर ये एक फेरी पे जाकर क्यों रुका? एक औरत मिंगशियान कैसे हो सकती है? वो ये भी बताते हैं वो फेरी अभी जी बोजाई की सेवा में है। शुन मिंगी को बताती है 5 दिनों में शो हुआओ एकेडमी अगले चिंगुन टूर्नामेंट में भाग लेने वाले योद्धा का चुनाव करेंगे। बोजाई चाहता है मिंगी भी उसके साथ चले, इसलिए शुन को उसे डिवाइन कैपिटल के तौर तरीके सिखाने का काम दिया है। शुन उससे पूछती है, क्या तुम्हें इस प्रतियोगिता के बारे में कुछ पता है? वो कहती है 6 लोग
हर साल मुबारक बारिश हासिल करने के लिए इसमें भाग लेते हैं ताकि उनके लोग के वासी सुरक्षित रह पाए और उनके मृत्यु की गिनती कम हो सके। वहीं बुजाई अपनी मास्टर बोयूलान के कत्ल का पता लगाने के लिए हुजाओ की यादों में जाने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर के शोर शराबे से उसे दुश्वारी होती है। शुन मिंगी को मार रही होती है क्योंकि उसे चिंगुन टूर्नामेंट के बारे में आम फेरिस से कुछ ज्यादा ही पता है। वो अपने मास्टर को कहती है इसके तह तक जाने। बुजाई का भी कहना है फ्रीजिंग हॉट वाटर्स युहागुआन माउंटेन और जीसिंग अबीस के बॉर्डर पे है, जहां हर्ब्स कलेक्ट करने वाले लोग दिन रात मेहनत करते हैं। पर मिंगी के हाथ इतने मुलायम हैं जैसे उसने इस तरह की कठिन काम कभी किए ही ना हो। और ये इतना बड़ा टूर्नामेंट भी बस कुछ ही फेरिस ने देखा है, और वो भी जो मामूली होती है। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना ये सस्पिशियस है। मिंगी की एक्टिंग और रोना धोना फिर से शुरू हो जाती है। मेरे पिता के हाथ जड़ी बूटी तोड़कर सख्त हो जाते, मेरी माँ की उंगलियों पे कढ़ाई बुनाई करके गट्टे पड़ जाते, लेकिन उन्होंने कभी मुझे अपनी मदद करने नहीं दिया, इसलिए मेरे हाथ मुलायम हैं। और चिंगुन प्रतियोगिता के बारे में मैंने जानने की कोशिश की, क्योंकि अभी तुम मेरी जिंदगी में सबसे अहम हो। ये सुनकर बुजाई चुप हो जाता है और बाकी का मामला उन दोनों औरतों पे छोड़कर चला जाता है। अंदर हुजाओ की यादों में फिर से जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये औरतें उसे आराम से कुछ करने कहाँ देती हैं। बाहर देखता है तो खाना बनाने की सामग्री बिखरी हुई थी। शुन ने मिंगी को एम्परर के लिए ब्लेसिंग केक बनाने दिया, पर वो तो ऐसे केक बना रही थी जैसे किसी के फ्यूनरल पे देने जा रही हो। शुन उसे डांट रही होती है। मिंगी बुजाई को देखकर बताती है उसे ब्लेसिंग केक की रेसिपी अच्छे से पता है। वो तो जानबूझकर गलतियां कर रही थी ताकि उन दोनों से खुलकर बात कर सके। वो कहती है मैं जानती हूँ आप दोनों को मुझ पे अब तक यकीन नहीं हुआ, इसीलिए आप दोनों साथ मिलकर मेरी परीक्षा ले रहे हैं। बुजाई इन सबसे बहुत पक चुका होता है। वो मामला ज्यादा खींचे बिना ये सब शुन पे छोड़कर कमरे में चला जाता है। बुजाई की हमदर्दी कहीं न कहीं मिंगी ने पा ली थी। अब वो शुन का दिल जीतने के लिए उनके लिए अपने हाथों से बनाया केक लाती है और उन्हें खिलाकर खुश कर देती है। चूंकि शुन एक पतिंगा है, इसलिए उसने केक में फूल भी डाले थे। मिंगी कहती है मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ जितना आप समझती हो। बुजाई ने मुझे यहाँ रहने दिया, पर आपको मुझ पे शक रहता है। मेरी हर गलतियाँ उन्हें बताया करती हैं, इस वजह से उनका कीमती वक्त भी तो बर्बाद हो जाता होगा। इसलिए क्यों ना हम आपस में ही इसे देख ले। आप मेरे ऊपर जितनी मर्जी नजर रख ले, अगर मैं कुछ गड़बड़ करती पकड़ी जाऊं तो चाहे तो मुझे यहाँ से निकाल देना। आप समझती क्यों नहीं, मैं सच में उनकी सेवा करना चाहती हूँ। वो एक मुजरिम की तरह रहे हैं, उनके साथ कोई तो होना चाहिए। आप भी तो इसीलिए उनके साथ होंगी। शुन बताती है उनके पति उन पे बहुत जुल्म किया करते हैं। एक बार उन्होंने सोच लिया उन्हें मार के खुद भी मर जाने की, लेकिन बुजाई ने उन्हें बचाया और उनकी मदद की, इसलिए वो उसकी वफादार है। और मिंगी की कही बात उन्हें एक तरह से सही भी लगती है, इसलिए वो उसके साथ पीस मेंटेन रखने के लिए मान जाती है। वहीं जिपोजाई हुजाओ की यादों में देखता है वो हानफिंग के लिए काम करते थे और उनके कहने पे बोयूलान से स्वर्ण सौंपने की विधि मांगी, लेकिन उन्होंने अपनी जबान नहीं खोली और चुपचाप उनके टॉर्चर सहती रही। जाओ जानते हैं अगर इससे कुछ नहीं मिला तो हानफिंग उसकी जान ले लेंगे। वहाँ एक और शख्स मौजूद था जिसने रूह कब्ज करने का यंत्र निकाला ताकि बोयूलान के अंदर का शैतान बाहर आकर सच बता दे। इसके एक्टिवेट होते ही कुछ धुंधली यादें उनके आंखों के सामने उजागर हो गई। वो दर्द से चीखी चिल्लाई और आखिर में मर गई। अपनी मास्टर की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर बुजाई के अंदर से कई जज्बात उमड़ने लगे। दुख, गुस्सा, तड़प और इन सब की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि ये एनर्जी मिंगी ने भी महसूस की। वहीं बुजाई ने प्रण लिया वो अपने मास्टर के कातिलों को कहीं का नहीं छोड़ेगा। कुछ सालों पहले राजकुमारी तियानजी ने बुजाई के हुनर को देखा और उसे चिंगुन प्रतियोगिता में भाग लेने को बोला। उसने बोला अगर वो उसके और उसके स्पिरिचुअल वेन के ओरिजिन के बारे में नहीं पूछेगी तो ही वो इस मुकाबले में उतरेगा। साथ एक वादा लिया अगर वो मिनशियान को हराने में कामयाब रहा तो आपको मेरे नाम पे लगे लांछन मिटाकर मुझे अमृतवा का वरदान देना होगा, और अगर हारा तो आप मुझे मारकर मेरे मूल्य को चाहे तो 6 लोक में बिखेर देना। जिसिंग अभी इसके एम्परर काफी वक्त से बीमार है और उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। तियाजिन अपने पिता से कहती है एक बार मेरी शादी जी बुजाई से हो जाएगी तब सब ठीक हो जाएगा। तभी यान शाओ आता है जो एम्परर का फिजिशियन है और तियानजी को लगता है उसके पिता को ये जानकर ठीक नहीं होने दे रहा। उन्हें एक पपेट बनाकर रखा है ताकि वक्त आने पे उन्हें मार दे, पर वो कहता है अभी जैसी उनकी हालत है उनका आराम करना ही सही है। तियाजिन को यान को देखना तक गवारा नहीं, क्योंकि उसने फिजिशियन का टाइटल पाने के लिए उसके अंकल का सहारा लिया। उसे देखकर तो जी बुजाई उसे लाख गुना सही लगता है, जिसके बदौलत वो शुहुआ एकेडमी में अपनी जगह बना पाई।
और बहुत जल्द उसे अपना पति बनाने वाली है। पर वो कहता है तुम्हें अब तक किसी के किरदार को परखना नहीं आया, पहले मुझ पे फिदा होकर धोखा खाई और अब जीबोजाई से भी तुम्हें वफा नहीं मिलेगी। तुम्हें शायद उसकी नई प्रेमिका के बारे में नहीं पता। उसे भी याद आता है जब उसने बुजाई से शादी की बात की और इससे मिलने वाले पावर का लालच दिया, तब उसने जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसने तो कहा मुझे सिर्फ आजादी चाहिए थी, वो मिल गई और जिस सत्ता की बात आप कर रही हैं वो आपके पास अभी है भी नहीं। तियाजिन की सर्वेंट वो ग्यू आई और अपने साथ मिंगी को अपनी मास्टर के पास ले गई। तियानजी ने उसे बुजाई को छोड़कर जाने के बदले सोने, जेवर, यहाँ तक के मुबारक बारिश का कुछ हिस्सा भी देने का वादा किया। पर मिंगी को तो स्वर्ण स्वप्न चाहिए जो वो उसे कभी नहीं दे पाएगी, तो वो बुजाई से दूर जाने से मना कर देती है, जिस पे तियानजी अपनी सर्वेंट को कहती है इसे मार देने। मिंगी भी सोचती है वो कहाँ बुजाई के लव अफेयर में फंस गई। तभी वो दरवाजे के बाहर बुजाई की परछाई देखकर कहने लगती है ये सारे सामाने उनके सामने कुछ भी नहीं है। जब से उन्होंने मुझे उस शामियाने से बचाया है तब से मैं उन्हें बहुत प्रेम करने लगी हूँ। अगर उनके लिए मुझे जान भी देनी पड़े तो मुझे मंजूर है। तियानजी भी कहती है हाँ तो ये मेरे लिए ही आसान है, मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उसकी सर्वेंट ने पहले कभी किसी को मारा नहीं, इसलिए हेजिटेट कर रही होती है। और यहाँ मिंगी सोच रही है ये अभी भी आ क्यों नहीं रहा मुझे बचाने। लेकिन ठीक सही वक्त पे बुजाई हीरो वाली एंट्री लेता है। वो उससे लिपट जाती है और कहती है मैंने कहा था इन्हें हमें एक दूसरे से जुदा मत करो। बुजाई बोलता है राजकुमारी आपको ऐसे मेरी मिंगी को डराना नहीं चाहिए था, और हमारे बीच जो सौदा हुआ वो हम दोनों ने पूरा किया। इसके अलावा आप जो चाहती है वो कभी नहीं मिल सकता। वो बोलती है तुम ये बात भूलो मत, मैंने ही तुम्हें कैद से निकाला, और अगर मेरे पिता ने हमारी शादी का फरमान जारी किया तब भी तुम इसके खिलाफ जाओगे। वो बोलता है आपकी मेहरबानी का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, लेकिन महाराज अभी तक बिस्तर में पड़े हैं। हानफेंग का सारे लोक में दबदबा है, इन दिनों सभी को वही उनका राजा लगता है। आपको क्या लगता है ऐसे में वो आपके पिता को इस तरह का हुक्म देने देंगे? इसलिए आप शादी के बारे में तो भूल ही जाइए, और आइंदा से अगर मेरी मिंगी को किसी ने भी, चाहे वो खुद महाराज क्यों न हो, चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। तियानजी को इन सब से इतना तो पता लग गया था कि बुजाई ने अब तक उसके अंकल से हाथ नहीं मिलाया यानशाओ की तरह, तो यही उसके लिए काफी है। मूनलाइट ब्लॉसम में मिंगशिन खुद आया होता है उस मिरर के साथ, और सभी फेरीज को इकट्ठा करके उन्हें बहुत सी कीमती उपहार का लालच देकर उस फेरी का नाम बताने को कहता है जिसे बुजाई ने कुछ दिन पहले 2 इमॉर्टल से बचाया था। जांग ताई बाकी फेरीज को इशारा करके मिंगी के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है और खुद कहती है यहाँ सभी फेरीज जी बुजाई की अजीज है, इसीलिए हम ठीक से कुछ बता नहीं सकते, और वैसे जब यहाँ की मालकिन को इस बारे में कुछ मालूम नहीं तो हम कैसे जानते होंगे। वो ये सब के बारे में बताने वो ग्यू आती है मिंगी के पास और उस शख्स को डिस्क्राइब करती है कि वो टॉल हैंडसम था, पर जिस तरह से वो उसके बारे में पूछ रहा था उसके इरादे बुरे लगे, इसलिए उसने उसे कुछ पता लगने नहीं दिया। साथ जांग ताई ने ये भी बताया कि उस शख्स ने कुछ खाया पिया नहीं था, बस चेस्टनट केक का एक बाइट लिया था। ये सुनकर मिंगी को पूरा यकीन हो जाता है यह उसका छोटा भाई मिंगशिन है, क्योंकि उसी की ऐसी आदत है। जांग ताई को वापस नाव तक छोड़ने के लिए मिंगी के साथ बुजाई भी आता है, और उन दोनों को एक साथ देखकर जांग को उनकी जोड़ी बेहद खूबसूरत लगती है। मिंगी ने कहा तुमने इतनी तकलीफ क्यों उठाई, मैं खुद भी इसे छोड़ने आ सकती थी। वो बोलता है ये वुग्यू के महारानी की दोस्त है, इतनी इज्जत तो मैं दे ही सकता हूँ। वही मूचीबाई इमॉर्टल सीतू लिंग को जजमेंट हॉल का नया चीफ बना देते हैं, जिसे उन्होंने खत लिखकर बुलाया क्योंकि वो यहाँ की ड्यूटी अकेले संभालते हुए परेशान हो गए थे। वो लोग बात करते हैं हुजाओ की गुमशुदगी के बारे में, और उन्हें लगता है इसका गहरे पाताल से जरूर कोई लेना देना है, क्योंकि वहाँ के वार्डन से जाओ के खास ताल्लुकात थे। सीतू लिंग के जाने के बाद मूचीबाई का गार्ड शाह बोलता है जाओ चिंग्यून प्रतियोगिता में बुजाई के जीत के बाद से गायब है। ये गौर करने वाली बात है। वो उन्हें सुझाव देता है सीतू लिंग के अपॉइंटमेंट के दावत में जी बुजाई को भी इनवाइट करने का। लॉर्ड हानफिंग का कहना है अगर बुजाई का बो युलान से कोई लेना देना है तो उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरा हो सकता है। जब बोट से बुजाई और मिंगी दावत में जा रहे होते हैं तब वो नए चीफ सीतू लिंग के बारे में बताता है कि वो एक चालाक लोमड़ी है। पहले तो वो भी दावत में आने वाला था, पर अब बहाना बनाया कि वो काम की थकान की वजह से नहीं आ पाएगा। मिंगी बातों ही बातों में अपने एम्बर की बात उठा देती है। मैंने तुम्हारे कमरे के एक संदूक में टूटा हुआ एक पंखा देखा, क्या वो किसी फेरी का है? वो बोलता है नहीं, वो मिंगशियान का है। वो पूछती है तो क्या तुमने उसे हराने की निशानी के तौर पे रखा है? वो बोलता है मैंने जैसा सुना था उसके बारे में वो वैसे ही निकला।
मुकाबले में एक पल को तो मुझे लगा मैं हार जाऊंगा, लेकिन उसकी रूहानी शक्ति अचानक से कम हो गई। उस वक्त मैं चाह कर भी अपनी ताकत कम नहीं कर पा रहा था। मेरे हाथों वो मर ही जाता अगर उसका हथियार बीच में नहीं आता, और मैंने इसलिए ये अपने पास रखा ताकि कभी उसे दोबारा प्रतियोगिता में मिलूं तो ये लौटा सकूं। उसकी बातों में इतनी सच्चाई होती है कि मिंगी भी सोचने लगती है शायद वो जहर इसने मुझे नहीं दिया हो। वो दोनों जब दावत में पहुंचते हैं तब यान श्याओ जिबोजाई के साथ वाइन पीने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये मिंगी को दे देता है अपने बदले पीने के लिए, जिसपे वो पूछता है तुम्हें कभी खाते पीते नहीं देखा, ऐसा क्यों? मिंगी बोलती है अरे क्या बात कर रहे हो, ये शामियाने में इतना खाता पीता है कि मोटा हो गया है। फिर इशारे में उसे मुंह फुलाने को भी कहती है ताकि उसकी बात पे यान श्याओ को यकीन हो जाए। तभी मूची बाई आ जाते हैं और बताते हैं आज जब उन्होंने सीतू लिंग के लिए हुजाओ का कमरा खाली करवाया तो वहाँ से एक खास तरह की तस्वीर मिली। ये एक्चुअली में बोयुलान की थी और ये यूनिक टेक्निक से बनी थी, इसलिए चित्र हिल भी रही होती है। लॉर्ड हानफिंग देखना चाहते थे जीबुजाई ये देखकर कैसा रिएक्ट करता है, इसलिए कहते हैं कि शायद इस फेरी का हुजाओ के साथ कोई चक्कर चल रहा होगा। यान श्याओ बुजाई से पूछता है तुम तो हर लोग के फेरी से मिले हो, जरा हमें भी बता दो ये खूबसूरत फेरी कौन है। उसका कहना है कि ये पास्ट की बातें हैं, अभी वो सिर्फ मिंगी के लिए लॉयल है। पर यान श्याओ उस तस्वीर को पास लाकर दोबारा पूछता है ये कोई मामूली फेरी नहीं लगती कि तुम ऐसे ही भूल जाओ। बाकी सब कहते आ रहे जब उसने कहा नहीं पता तो ये हमें दिखाओ क्या हसीन बला है। कोई बू के लिप्स की तारीफ करता है तो कोई तस्वीर के पोज को बदलने की बात करने लगता है। मिंगी देखती है बोजाई को ऐसे कमेंट्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, सो चुपके से एक कप फेंककर सुन लियाओ को गिरा देती है, जो तब से बू के बारे में गंदे गंदे कमेंट्स पास कर रहा था। सुन लियाओ देखता है कप मिंगी की तरफ से आई है, सो उसे पकड़कर नीचे दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन बुजाई उसे चांटे पे चांटे लगा देता है। मूची बाई उसे कहते हैं तुम अपने बगल बैठी फेरी के लिए इतना क्रोधित हो रहे हो या फिर इस तस्वीर वाली के लिए। मिंगी बुजाई को इस सिचुएशन से फंसने से बचाने के लिए हानफांग से सुन लियाओ को गिराने की माफी मांगती है। बुजाई उसे उठाता है और मूची बाई से बोलता है मेरा गुस्सा मेरे प्यार के लिए था, जब आपको भी किसी से प्रेम होगा तब आपको समझ आएगा। फिर वो मिंगी का हाथ पकड़कर इस बेकार सी दावत से निकल जाता है। नाव में बैठे मिंगी का हाथ दिखता है जो सुन लियाओ के जोर से पकड़ने पे लाल हो गए थे। वो उसे मसाज करता है और उसे मैंशन तक पहुंचाकर अपने किसी काम से चला जाता है। तभी 27 आकर खबरें देता है जिस फॉर्म को उन्होंने स्वर्ण स्वप्न ढूंढने का काम दिया था वो रिएक्ट कर रहा है। भग उन्हें उसी पेविलियन ले आता है जिसे 27 ने जलाया था। वहाँ मिंगी जानी पहचानी एनर्जी महसूस करती है। यहाँ पे बुजाई ने स्पिरिट वेल छुपाया हुआ होता है। मिंगी को पता नहीं था वो इतना शक्तिशाली होगा कि स्पिरिट वेल को एक पेविलियन में बदल पाएगा। बुजाई के स्पिरिट वेल में वही जा सकता है जो उसके डिवाइन कॉन्शियसनेस को शेयर करेगा। 27 बोलता है 6 लोग के रूल के हिसाब से ये शादी करके ही पॉसिबल है। मिंगी को भी आइडिया पसंद आता है क्योंकि ये सबसे आसान रास्ता है, लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी है जब बुजाई एक राजकुमारी को शादी के लिए मना कर सकता है तो उससे कैसे मान जाएगा। फिर उसके दिमाग में एक सुझाव आता है। आज उसने दावत में जितना नोटिस किया बुजाई तस्वीर वाली फेरी के लिए केयर तो करता है, अगर उस मामले में वो उसकी मदद कर पाई तो उसके दिल में अपने लिए जगह बना लेगी। इसीलिए जजमेंट हॉल जाकर उस पोर्ट्रेट को वापस लाने की सोचती है। पर 27 वार्न करता है वहाँ एरे बैरियर होता है जिसके एक्टिवेट होते ही उसके ब्लॉसम का एक पेटल चला जाएगा। पर मिंगी को ये रिस्क तो लेना ही है, प्लस मिंगशिन भी उसके पीछे जिसिंग तक आ गया है, वो कभी भी उसके हाथ लग सकती है। इसीलिए 27 को एक काम के लिए भेजती है। मिंगशिन जो बाजार में बैठा सोच रहा था यहाँ मिंगशियान पक्का है, लेकिन अगर मैं यहाँ देर तक रुका तो मेरी असलियत खुल जाएगी और बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। तभी उसका आईना हिलने लगता है 27 के आसपास होने से, जो मिंगशिन को अपने पीछे भगाता रहता है। वहीं बुशियो बोजाई को कहता है जजमेंट हॉल वो जाएगा क्योंकि वहाँ कोई जाल बुना हो सकता है, अगर उसे कुछ हुआ तो चलेगा पर बुजाई की हिफाजत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जी बुजाई कहता है अगर मैं एक तस्वीर भी नहीं बचा सका तो धुतकार है मेरे पाताल से बाहर निकलने पे। वो जजमेंट हॉल का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। वहाँ मिंगी को देखकर पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बोलती है मैंने देखा तुम्हें उस तस्वीर को देखकर भावुक होते हुए, तुमने मुझे रहने का शरण दिया तो मैंने भी सोचा तुम्हारे लिए कुछ कर दूं। बुजाई ने पूछा यहाँ वो कैसे आई एरे बैरियर से बचकर। वो कहती है उसने अपनी काल्पनिक कहानियों से गार्ड्स को झांसे में ले लिया और अपना चार्म दिखाकर थोड़ा पल्लू सरकाकर उन्हें अपने लिए मोह लिया और वो भी उसके लिए एरे बैरियर में गैप करने को राजी हो गए। पर असल में तो 27 मिंगशिन को यहाँ तक ले आया था, जिसने उसे पकड़ने के लिए उस दरवाजे को खोलने में अपनी शक्तियों से कई बार कोशिश की और आखिर में बैरियर में गैप बना ही दिया और बदले में झटका पड़ने से बेहोश हो गया।
बचपन में जीबुजाई को पाताल में फेंके जाने के बाद बहुत जुल्म और तकलीफ झेलनी पड़ी। खाने का लालच देकर उसे घुटने टेकने को कहते और उसे वो बदनसीब जिसे उसके माँ बाप ने सरहद पार छोड़ दिया कहकर जलील करते थे। लेकिन उसने झुकने से इनकार कर दिया और अंदर ही अंदर कसम खाई, मुझे यहाँ से जिंदा निकलना ही होगा। और एक रोज वो इसमें कामयाब भी हो गया और बोयुलान से जा मिला। अभी मिंगी और बुजाई तस्वीर वाले कमरे में होते हैं और वो कहती है यहाँ जाल बिछाए हो सकते हैं, इसलिए अपनी जगह मुझे जाने दो। वो तो बस उसका दिल जीतने के लिए ये सब कह रही थी, लेकिन बुजाई ने तो सच में उसकी बात मानकर उसे आगे खड़ा कर दिया। वो सतर्क होकर छोटे छोटे कदम के साथ आगे बढ़ने लगी। आखिरकार उसके हाथ तस्वीर आ गई, लेकिन उसे निकालते ही वहाँ का सीक्रेट ट्रैप एक्टिवेट हो गया। जीबुजाई ने अपने पावर से मिंगी को बचाया और उसे फिक्र में चेक करने लगा। तभी आत्मा नष्ट करने वाला तीर बुजाई के पास आने लगा, जिससे मिंगी ने उसे बचाया और तीर उसको जा लगी। बुजाई ने तुरंत उसे अपने साथ यहाँ से ले जाना चाहा, पर उसने उसे जोर दिया यहाँ की कीमती चीजों को भी गायब कर देने, ताकि ये एक चोरी लग सके। अगली सुबह मुचीबाई ने सीतुलिंग को बुजाई को इन्वेस्टिगेट करने के मकसद से वुग्यू जाने को कहा, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है पोर्ट्रेट वही ले गया है। पर सीतुलिंग ने इनकार कर दिया, कहा कि वो एक योद्धा है, सिर्फ एक शक के बिना पर मैं वुग्यू उथल पुथल नहीं कर सकता। मैं उसे गुस्सा दिलाने की गुस्ताखी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उतनी ताकत नहीं है कि उससे जीत पाऊं। वैसे भी उसके पास रूहानी रग है, मेरे पास नहीं है। उसके अनगिनत बहाने सुनकर मुचीबाई ये काम यान शाओ को सौंपते हैं। वो आता है वुग्यू और बुजाई को बताता है जजमेंट हॉल में चोरी हुई है। वो यहाँ रूटीन इंक्वायरी के लिए आया है। चोर न सिर्फ कीमती सामान बल्कि फेरी की तस्वीर भी ले गया, जिसे लॉर्ड हानफांग ने दावत में डिस्प्ले किया था। यहाँ तक कि चोर को आत्मा नष्ट तीर लगी, इसीलिए चीफ ने उसे दावत में मौजूद सभी के पास जाकर तलाशी करने को कहा है। उसने इंजरी डिटेक्टर से बुजाई को चेक किया, पर कुछ हाथ नहीं आया। यान श्याओ ने मिंगी को भी एग्जामिन करने की बात की। बुजाई ने बोला, मिंगी जैसी साधारण फेरी जजमेंट हॉल कैसे जा सकती है? यान श्याओ ने कहा, पिछली रात एरे बैरियर फोर्सफुली तोड़ दिया गया, अब उसकी मरम्मत चल रही है, तो फिलहाल वहाँ कोई भी आ जा सकता है। और सीतुलिंग ने बोला, जिस फेरी की स्पिरिचुअल वेन नहीं है उसे भी सर्च करना है। तभी मिंगी आती है और बुजाई के साथ लवी डवी होने लगती है। यान श्याओ शर्म के मारे आंखें फेर लेता है। मिंगी ने कहा, तुम्हें मेरी तलाशी करनी है तो जल्दी करो और जाओ यहाँ से। मेरे और बुजाई के साथ के पलों को ऐसे बर्बाद मत करो। जैसे ही यान उसके हाथ में डिटेक्टर लगाता है, उसे दर्द तो बहुत होता है, लेकिन उसे दिखाती नहीं है। यान शाओ डिटेक्टर की इंटेंसिटी और बढ़ा देता है, जिससे मिंगी को हद से ज्यादा पेन होने लगता है। बुजाई उसके कांपते हाथ देखकर उसे पकड़ता है और यान शाओ से कहता है, अब तुम्हारा शक दूर हो गया ना? जाकर अपने असली मालिक को कह दो। इल्जाम लगाना है तो सीधे सीधे लगाए, ऐसे बहाना करके क्या होगा? उसे वापस लौट जाने को कहकर मिंगी के साथ बाहर आता है, जो कहती है, अच्छा हुआ तुमने मेरे जख्म अपने जादू से छुपा दिए। तभी वो बेहोश हो जाती है। बुजाई उसे गोद में उठाकर कमरे में ले आता है और सुबह से शाम तक उसे अपने पावर से हील करता रहता है। जब वो कमरे से बाहर निकलता है, वैसे ही 27 आ जाता है। मिंगी को फिक्र के मारे आवाज लगाने लगता है। वो उठकर कहती है, परेशान मत हो, मैंने तो प्रतियोगिता में इससे ज्यादा तीर ली है, पर मुझे नहीं पता था ये दुष्ट बुजाई सच में मुझे आगे कर देगा। लेकिन उसका भरोसा जीतने के लिए ये भी मंजूर है। वेल, मिंगी चाहती तो उस तीर से बड़े ही आराम से बच सकती थी, लेकिन उसने ये चोट जान कर ली ताकि जीबुजाई का भरोसा हासिल कर सके। तभी उसके आने की आहट सुनकर 27 गायब हो जाता है और मिंगी सोने का नाटक करने लगती है। जीबुजाई दवाई मिंगी के चोट पे लगाने लगता है। तभी वो अपनी आंखें खोलती है। बुजाई कहता है, जब भी दर्द हो मुझे कहना। वो उसे बोलती है, पहली बार मेरे जख्मी होने पे किसी ने मुझसे ऐसा कहा। वो भी उसे बोलता है कि वो कभी उसे मूनलाइट ब्लॉसम नहीं भेजेगा। ये दवाई लगाते ही मिंगी का दर्द छूमंतर हो जाता है, क्योंकि ये ब्लड कामिंग पाउडर नाम की रेयर मेडिसिन है। तभी वो उस पे गिर जाती है और कहती है, मुझे भूख से कमजोरी आ रही है। सो वो उसे बाजार लेकर आता है और एक भोजनालय में उसके पसंदीदा पैनकेक खिलाता है, जिससे मिंगी को योग्य माउंटेन और अपनी माँ की याद आने लगती है और इमोशनल हो जाती है। उसकी रोती हुई सूरत देखकर बुजाई पूछता है, क्या हुआ, ये चोट फिर से दर्द दे रहा है क्या? चेक करता है तो ये हील हो चुका था। मिंगी उसे पकड़कर कहती है, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे वुग्यू में रहने दिया, मेरा इतना ख्याल रखा, लेकिन जब एक दिन वहाँ की महारानी यानी तुम्हारी पत्नी आ जाएगी तो मुझे जाना पड़ेगा। बुजाई को भी मिंगी की फीलिंग्स सच लगने लगती है। वो उसे पकड़कर कौंसल करता हुआ कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मिंगी भी खुश हो जाती है कि चलो मेरा नाटक काम कर रहा है। बुजाई वुग्यू लौटता है तो बुशियो उसके ऐसे मिंगी को बाजार ले जाने पे नाराज होता है, पर वो बताता है मिंगी ने पोर्ट्रेट लेने के बाद उसे बाकी के कुछ ट्रेजर भी हटाने को कहा ताकि ये सब चोरी लगे।
उसने खुद भी जासूस झाड़ी के विजन ब्लॉक कर दिए। जजमेंट हॉल को भी कोई सबूत नहीं मिली, लेकिन यान शियाओ और उसके आदमी अब भी उस पे नजर रखे हुए हैं और उन्हें ही दिखाने के लिए उसके साथ बाजार गया। एक रोज यान जी कुछ सर्वेंट को बात करते सुनती है कि जब यान शियाओ जेड रैबिट हॉल में सर्व करता था तब प्रिंसेस उसे बहुत ही ज्यादा फेवर करती, लेकिन जब से यान ने इमॉर्टल एग्जामिनेशन पास किया और हानफिंग के साथ जा मिला तब से उसमें बहुत बदलाव आ गया। यहाँ तक कि वो तियानजी से एम्पेरर के कंडीशन को छुपाया करता है, इसलिए वो उसे नापसंद करने लगी। जब वो एम्पेरर से मिलने जाती है तो गार्ड्स उसे रोक देते हैं और बताते हैं वो आइसोलेशन में है। उसने पूछा ये ऑर्डर क्या हानफांग का है, क्या आप जीसिंग पैलेस भी उनकी सुनेगी? गार्ड्स उसे किसी भी हाल में अंदर जाने नहीं देते, पर यान शाओ के कहने पे मान जाते हैं। वो बताता है एम्पेरर को अभी पीस की जरूरत है, इसलिए उसे भी यहाँ ऐसे बार बार उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आना चाहिए। साथ नौकरों को तरीके सिखाने की बात भी करता है ताकि आइंदा से उसे ऐसी तकलीफ ना हो। वो बोलती है तुम किस हक से उन्हें नौकर कह रहे हो? जब वो फिजिशियन नहीं बना था तब सर्वेंट तक उसे बुली करते थे और उसकी बेइज्जती करते हैं। अभी वो तियानजी से पूछता है क्या वो आज यहाँ वॉरियर सिलेक्शन के सिलसिले में आई है। वो उसे टॉन्ट करती है क्या फायदा जब तक तुम फैसला नहीं करोगे वो उठेंगे या नहीं, तब तक वो चुनाव के दिन कैसे आ पाएंगे। वो कहता है उम्मीद करता हूँ वो उस दिन जरूर मौजूद होंगे। वो बोलती है अच्छी बात है, तब तो उन्हें मेरी शादी में भी शामिल होने के काबिल बना देना। वो कहता है उनका ठीक होना तो किस्मत में है, पर क्या बुजाई सच में तुमसे कभी शादी करेगा? मैंने तो सुना उसने तुम्हें साफ मना कर दिया। वो कहती है हाँ सही सुना, इसलिए अब मैं उसका दिल जीतने में और भी ज्यादा मेहनत करूंगी। वो बोलता है तुम्हें उसके अलावा किसी के बारे में सोचना भी नहीं है ना? वो कहती है हाँ, उसे नहीं तो क्या तुम्हें चुनूं। एक बार मैं बेवकूफ बन गई तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पे फिदा होकर, अब सोचती हूँ तो तुम में वैसी कोई खास बात थी ही नहीं। वो बोलता है चाहे तुम उससे शादी ही क्यों ना कर लो, वो है तो एक योद्धा, इससे तुम्हारा शो हुआओं में रुतबा बना रहेगा ये जरूरी नहीं। तो फिर वही क्यों? वो बोलते हैं क्योंकि वो उसे पसंद करती है, इसलिए तो उसके अहंकार और बाकी के बुराई सहती है। ये बात यान को तकलीफ देती है और वो उसे रुक जाने को कहता है। वो बोलती है क्यों, अब तुमसे नाटक नहीं हो पा रहा। वो याद करता है जब तियानजी कहा करती कि जब वो होशियार हो जाएगी तो उसी से शादी करेगी। वहीं 27 मिंगी को खबर देता है कि मिंग शिन योंगवांग पहुंचा दिया गया है और कई टाइम तक बिस्तर से उठने वाला नहीं। दूसरा उसने तस्वीर वाली फेरी के बारे में पता लगाया। ये बो क्लैन की बोयुलान है जो अपने ट्रैवलिंग फिजिशियन की वजह से 6 रेल में फेमस थे। ये वही क्लैन है जिसने आसमानी गम और स्वर्ण स्वप्न बनाए और बो क्लैन के सीक्रेट आर्ट की वजह से ही ये तस्वीर हिलता है। उसने लागुआ पेविलियन में घुसकर रिकॉर्ड्स भी चेक किए। बो क्लैन जांगवी माउंटेन में सेक्लूजन में रहा करते, पर 20 साल पहले वहां आग लगी और उसके बाद उनका नामो निशान मिट गया। मिंगी ने अपने मास्टर से बो क्लैन के बारे में बहुत सुना है। अब उसे समझ आया कि बोजाई के पास स्वर्ण स्वप्न कैसे है। उसे लगता है वो जरूर बो क्लैन का वंशज है। 27 बोलता है तब मूची बाई के हाथ ये तस्वीर का मतलब यही हो सकता है कि कातिल वही है। वो सोचता है जी बोसाई को भी पाताल में कैदी की जिंदगी किसी झूठे जुर्म की वजह से गुजारनी पड़ी, वरना इतनी छोटी सी उम्र में कौन ही गुनाह करता है। वहीं यान शाओ हानफांग को रिपोर्ट देता है बुजाई के बॉडी में एरो के निशान नहीं मिले। स्पाई ग्रास दिखाता है तो उसमें बस बुजाई और मिंगी के लवी डवी मोमेंट्स कैप्चर होते हैं। हानफिंग भी सोचते हैं ये ठरकी झाड़ी बस यही सब रिकॉर्ड कर पाया। 3 दिनों में वॉरियर सिलेक्शन है जिसमें एम्पेरर की प्रेजेंस जरूरी है। वो उसे काम देते हैं कि उनकी तरफ से सब सही रहना चाहिए। फिर अपने गार्ड को कहते हैं शुन मिंग को वापस बुलाने। वहीं जी बुसाई अपनी मास्टर की तस्वीर के पास अगरबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि देता है और वादा करता है दुश्मनों का खून उन्हें भेंट करेगा। सिलेक्शन का दिन आ जाता है, सभी मजे में योद्धाओं को फाइट करते हुए देखते हैं, लेकिन सीतुलिंग बड़ा बोर हो रहा होता है। वहीं यांग चियो अपने यान और तियानजी के साथ बिताए बचपन की पलों को याद कर रहा होता है जब यान पैलेस का गार्ड था और वो तियानजी का स्टडी कंपेनियन। राजकुमारी टेंशन में होती है, एक तो उसे एम्पेरर का सपोर्ट नहीं है, ऊपर से बुजाई भी अब तक आया नहीं होता। सो यांग चियो उसे चेयर अप करता है, लेकिन सिलेक्शन के सेकेंड हाफ में बुजाई मिंगी के साथ आ पहुंचता है और सबको ये बहुत ही ज्यादा अनुचित लगता है। ये प्रिंसेस के लिए बहुत ही बड़ी डिसरेस्पेक्ट थी, पर बुजाई बताता है ये उसकी लकी चार्म है।